पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? आपको चुनना है कि कौन सा पदार्थ है। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र, सुगंध। इस तरह से है ना। तो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा पदार्थ है। तो आप समझिए पदार्थ का परिभाषा आपको दे चुके हैं सारांश के रूप में। लेकिन पदार्थ क्या, आप सीधा पदार्थ के बारे में जानिएगा कि प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं, यदि आप आँख खोलते हैं और आँख से देखते हैं तो जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है वो सारी वस्तुएं जो है पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए कुर्सी दिया हुआ है तो कुर्सी दिखाई देगा तो कुर्सी होगा पदार्थ। वायु नहीं दिखाई देता है, वायु नहीं होगा। स्नेह, प्रेम भी नहीं होगा, गंध भी नहीं होगा, घृणा भी नहीं होगा। ये सारा चीज़ क्या है, देख रहे हैं। तो उस रूप से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फिर हम पदार्थ आपको बताएंगे। बादाम है, बादाम भी दिखाई दे रहा है। विचार है, विचार है, ये भावना की बात आ गई, ये नहीं दिखाई देता है। शीत है, शीत है तो शीत को भी आप नहीं देख पाते हैं। शीतल, शीतल को आप देख लेते हैं। पेय को भी आप देख लेते हैं, पानी। इत्र, सुगंध। तो ये पदार्थ के बारे में दे रहा है कि इसमें से कौन कौन सा पदार्थ होगा। तो देखिए इसमें उत्तर आपको नीचे दिया हुआ है। कुर्सी होगा पदार्थ, वायु होगा, बादाम होगा, शीतल पेय होगा, आदि पदार्थ है। तो अब कुर्सी जो है क्या है, ठोस हो गया। वायु क्या हो गया, गैस पदार्थ हो गया। बादाम क्या है, ठोस पदार्थ हो गया। शीतल पेय क्या हो गया, द्रव पदार्थ हो गया। तो इस तरह से पदार्थ का चुनना है। तो पदार्थ के एक तरह से ये समझना कि जो भी वस्तुएं आपको आँख से दिखाई देती है वो सारे जो है पदार्थ होते हैं। वह वस्तु या पदार्थ जिसमें वजन हो, भार हो, जो स्थान घेरे, जिसका आयतन हो, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए स्थान के रूप में भी और वजन के रूप में भी, यानी आयतन, आकार के रूप में भी आप पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। कारण बताइए, क्या कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आप के पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्या कारण है? तो क्या कारण है कि आपको उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन गर्म खाने का सुगंध जो आपके पास चला जाता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। कभी भी आपके घर में खाना बनता होगा तो आप देखिएगा कि उसका सुगंध, स्मेल जो है आ जाती है कि ऐसा चीज़ सुगंधित बन रहा है कि ना। सब्जी भी बन रहा है तो उसका सुगंध आ जाएगा। दाल भी पक रहा है तो दाल भी पक रही है तो उसका सुगंध आ जाता है। चावल भी, उसका भी सुगंध आ जाता है। यानी हर तरह का सुगंध। वहीं कहते हैं कि गर्म जो खाना बनता है उसका सुगंध आपको पहले पहुंच जाती है कई मीटर दूर तक, लेकिन ठंडे खाने की महक जो है आपके पास नहीं पहुंचती है। क्या कारण है? तो उसका आपको कारण बताना है। तो देखिए आपको उत्तर दे रहे हैं। तो उत्तर में क्या कहता है कि यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है जो तापमान बढ़ने से इनके गुणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच की रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगता है, यानी विसरण होने लगता है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंच पाती है। यानी दोनों के बीच जो है यही जो है कम्युनिकेशन होता है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे कहते हैं कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सदस्य नहीं बने हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। चलिए अपने यूट्यूब स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से आपको होली की शुभकामना। आप होली में खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और साथ ही साथ जो है पढ़ाई में जो है मन लगाएं और जमकर पढ़ाई करें। चलिए तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर कहता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। तो कहता है कि यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है, इसका उत्तर देते हैं
कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट सकता, यानी वह पदार्थ एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता। तो रिक्त स्थान के चलते जो है वह गोताखोर पदार्थ को पानी को क्या करता है, काट देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या कहता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती है। कौन कौन सा? तो नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, उसे अंतराण्विक रिक्त स्थान कहते हैं। और उस रिक्त स्थान के बीच जो बल कार्य करता है उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। दूसरा गुण क्या कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो है निरंतर जो है एक दूसरे से गतिशील होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा गुण क्या कहता है? तीसरा गुण कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। कोई भी पदार्थ होता है वह एक दूसरे से क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप पेन पेपर लेकर बैठिए। जब भी यूट्यूब चैनल देखें हैं तो पेन पेपर लेकर बैठ जाएं और नोट्स भी तैयारी करते रहें। वीडियो को रोक रोक करके प्रश्न का उत्तर लिख लें और बार बार इसका अभ्यास करिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे आयतन। चलिए बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पदार्थ। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें तो यह हो जाएगा पदार्थ। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, उदाहरण देकर इसे समझाइए। यानी पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि एक मिट्टी का ढेला ले लीजिए और उस पर पानी डाल दीजिए, तो देखिए पानी डालने से आपका मिट्टी का ढेला क्या होता है? गल जाता है, गल करके समतल हो जाएगा। वह जो है बिल्कुल जो है गल जाएगा। क्यों गलता है? क्योंकि उसके अंदर जो है रिक्त स्थान होते हैं, उसके अणुओं के बीच जो है रिक्त स्थान होते हैं, और उस रिक्त स्थान में, उस खाली स्थान में पानी जब भरता है तो उसको जो है क्या करता है? अपने अंदर जो है विलय कर लेता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझिए। देखिए इसका उत्तर लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट कुछ कण डाल देते हैं। एक पानी लेते हैं किसी जार में और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कण के बीच जो है मिल जाता है, यानी विलय हो जाता है, आपस में मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब यदि वह पोटेशियम परमैंगनेट आपस में नहीं मिलता, क्योंकि जल के अंदर भी रिक्त स्थान होते हैं, इसलिए वह अपने खाली स्थान में क्या कर लिया? उसको विलय कर लिया, उसको अपने अंदर घोल लिया। जैसे कि मिट्टी का ढेला को हम बताएं कि पानी डालते हैं तो मिट्टी का ढेला क्या होता है? पिघल जाता है, गल जाता है, और पिघल करके जो है वह पानी में समाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच जो है अंतराण्विक रिक्त स्थान होते हैं, उस ढेला के अंदर खाली स्थान होते हैं, इसीलिए वह आपस में मिल जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कारण बताइए। क्या कारण बताइए? क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं? कारण क्या है? क्या कारण है कि गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें इसको रखते हैं? तो कोई भी गैस आप लीजिएगा और उसको बर्तन में डालिएगा तो वह क्या करेगा? पूरा बर्तन को भर देगा। जैसे कि सिलेंडर गैस भरते हैं, तो आप 15 केजी का सिलेंडर है, 15 केजी का सिलेंडर टंकी है, उसमें 5 केजी गैस डालिएगा तो पूरा टंकी में वो भरा रहता है। लेकिन उसमें और जो है 10 केजी डालिएगा तो उसमें भर जाएगा, उसमें समाहित हो जाएगा 10 केजी। लेकिन 5 केजी में ही वह गैस क्यों पूरा टंकी में भर जाता है? वही कारण पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या देंगे? देखिए क्या कहता है कि द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता जो है अधिक होती है, जिससे यह
बर्तन में डालते हैं तो डालना होता है तो वह तेज़ी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर जाता है। यानी द्रव की तुलना में गैसों की संपीडितता जो है अधिक होती है। तो यही कारण है कि गैस जो है जैसा ही बर्तन में डालते हैं तो वह गैस फैलने लगता है, विसरण के माध्यम से करने लगता है, तो वह फैल कर क्या करता है, चारों तरफ भर लेता है। तो यही कारण है कि उसकी संपीडितता क्या होती है, द्रव से अधिक होती है। ठोस और द्रव पदार्थ से उसकी संपीडितता क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण जो है गैस पूरे टंकी को भर लेता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जब वाष्पीकरण होता है, जब भाप का उत्सर्जन होता है तो उसके दौरान जो है शीतलता यानी ठंड की महसूस होती है। क्यों, क्या कारण है? तो उत्तर देखिए लिखेंगे कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है, शीतलता आ जाती है। यही कारण है कि वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता प्रदान होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, यानी सूखी बर्फ क्यों कहते हैं। आपके विषय से यह क्वेश्चन पूछ दिया है। सूखी बर्फ यानी सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से सूखी बर्फ का निर्माण कैसे होता है। आपको बताया है ना कि सूखी बर्फ कैसे तैयार होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से शुष्क हिम भी तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से आपको अलकतरा कोलतार का भी निर्माण होता है। उसका अगले भाग में वीडियो में बताएंगे। तो देखिए क्यों होता है, तो यही कहता है। तो इसका उत्तर क्या लिखते हैं, देखिए उत्तर इसका देंगे क्या कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जैसे आइसक्रीम बनाते हैं ना, तो आइसक्रीम बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें गैसों का ही सम्मिश्रण रहता है। कुछ ठोस पदार्थ भी डाला जाता है, केमिकल भी डाला जाता है, जैसे दूध है, चीनी है, मक्खन है, इस तरह से बहुत सारा डाला जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, गैस को जो है ऐसा जो है वायुमंडलीय दाब प्रेशर दिया जाता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है द्रव अवस्था में न आकर वह सीधे क्या हो जाता है, गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे निम्न तापमान पर यानी -डिग्री में जाकर उसको संपीड़ित करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, तो वह गैस क्या होता है, जम जाता है। जम करके क्या बन जाता है, आइसक्रीम बर्फ़ बन जाता है। तो यही कहता है कि शुष्क हिम क्या है। तो आप जान गए शुष्क हिम। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन करता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वपातन, तो पहले उत्तर देख लीजिए। उत्तर क्या कहता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है इसका कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ये समझिए कि ठोस पदार्थ होती है तो कहता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस, यानी ठोस पदार्थ जो है यह द्रव अवस्था में न बदलकर यह सीधे जो है किस में बदल जाता है, गैस की अवस्था में बदल जाता है। किस में, गैस की अवस्था में जब बदल जाता है तो यह जो है गैस से पुनः ठोस की अवस्था में आ जाता है, यानी ठोस की अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। चलिए, यानी ठोस से सीधे कहाँ चला जाता है, गैस में, और गैस से कहाँ चला जाता है, सीधे ठोस में वापस आ जाता है। तो वैसी प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला कहता है क्या कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी कौन कौन सा भाग है,
तो उत्तर देखते हैं क्या कहता है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर कारक 1 हो गया, तापमान में वृद्धि कारक 2 हो गया, आर्द्रता में कमी कारक 3 हो गया। तो पहले 1 का देखते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जो है एक सतह प्रक्रिया है। वाष्पीकरण कहाँ होता है? किसी सतह पर होता है। किसी जो नदी तालाब हो उसमें सूर्य की किरणों पड़ने के कारण उसमें टेम्परेचर अधिक होता है तो पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, तो वाष्पीकरण होता है। या घर में किसी जल को खौलाते हैं तो उसमें से क्या होता है? पानी जो है उबलने लगता है और खौलने लगता है और उसमें से भाप निकलता है। तो एक सतह पर होने वाली यह एक प्रक्रिया है जिसे हम सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ को कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है। पर्याप्त गतिज ऊर्जा क्या होती है? मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी वाष्पीकरण जो है तेज़ी से होने लगती है। देखिए उसके बाद जो है तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहता है कि आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, यानी हवा में जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। यानी उसमें ठंड महसूस होता है। जैसे बरसात के दिनों में देखिएगा पानी पड़ता है ना, तो पानी क्या होता है? वाष्प बनकर हवा में मिल जाता है और हवा जब बहती है तो वह हवा क्या महसूस करती है? ठंड, यानी आर्द्रता उसमें आ जाती है, नमी आ जाती है। तो वहीं कहता है कि आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यानी ठंड जैसे बढ़ेगी वाष्पीकरण जो है कम होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर घट जाता है, तापमान जो है घट जाएगा और इसी कारण जो है उसमें क्या हो जाता है? वाष्पीकरण की दर भी घट जाता है। देखिए चौथा कारक क्या कहता है? चौथा कारक कहता है कि वायु की गति में वृद्धि हो जाती है। वायु की गति में वृद्धि हो जाती है। क्या है? क्यों? तो वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेज़ी से वायु के साथ उड़ जाते हैं। तेज़ी से वायु के साथ जो है उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घटने लगती है, घट जाती है। ये हो गया आपका 4 कारक। किसका? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक? तो 4 कारक देख लिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? तो उत्तर देखिए इसमें क्या दिया है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। तो पदार्थ की आप तो पढ़े हैं 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। ये चौथी अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा। तो आप ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस, फ्लोरोसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस यानी कोई दूसरा गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। यानी विद्युत बल्ब जो जलता है ना, तो उसके अंदर नियॉन गैस होता है, उसके अंदर नियॉन गैस होता है। और फ्लोरोसेंस ट्यूब के अंदर भी हीलियम या कोई अन्य गैस होती हैं। तो वही कहता है कि विद्युत ऊर्जा जब उसमें प्रवाहित होने पर यह गैस क्या होता है? आयनीकृत हो जाता है, आयन में बदलना शुरू कर देता है, यानी अवशोषित होने लगता है। तो अवशोषित होने पर उस बल्ब के अंदर एक प्रकार का चमकीला पदार्थ का जो है उत्पत्ति होने लगता है। चमकीला पदार्थ का उत्पत्ति होने लगता है, जिससे वह उस बल्ब के अंदर क्या होता है? चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है। तो वही जो चमकीला पदार्थ तैयार होता है तो उसी को कहते हैं प्लाज्मा। उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। चलिए आगे देखते हैं गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? अब देखिए गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो कहता है कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें भी ऊष्मा दे दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए
पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो यह ऊष्मा पदार्थ में छिपी रहती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वह क्या करता है, उस ऊष्मा को वह दर्शाता नहीं है, यानी कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब इसका सीधा एग्जाम्पल समझिए कैसे। गुप्त ऊष्मा क्या है, जैसे आप और हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं ना सब लोग, तो खाना खाते हैं तो हम शरीर में खाना खाते हैं तो भूख लगता है तो खाते हैं ना, लेकिन कौन देखता है कि शरीर को एनर्जी मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। खाना खाते हैं तो तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन जब खाना खाते हैं तो सांस की क्रिया द्वारा, जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस श्वसन की क्रिया द्वारा जो है क्या होता है, आपके पेट के अंदर भोज्य पदार्थ खंडित होता है, धीरे धीरे टूटता है, यानी पचता है, और पचने के दौरान उसमें से उस ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो जो एनर्जी मिलती है वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, तो वह अदृश्य रहता है, तो उसको भी हम गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं। तो ऐसी ही प्रक्रिया कहलाती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो कहता है आंसर को मंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए इसको आपको संक्षेप में आपको दे चुके हैं पिछले वीडियो में जो अध्याय सारांश दिए थे। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है कि संघनन क्या है। संघनन क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर यानी संपीड़ित होकर ठंडा में संपीड़ित करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें गैस जो है संघनित होकर संपीड़ित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे हम संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जैसे कि गैस CO2 गैस को संपीड़ित करते हैं तो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। जैसे आइसक्रीम बन गया, तो आइसक्रीम बन गया तो इसको जो है वायु में खुले छोड़ देते हैं, तो वायु में खुले छोड़ देते हैं तो वह क्या होता है, धीरे धीरे वायु से संपर्क करके क्या कर देता है, वह जो है द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे प्रक्रिया को हम कहेंगे संघनन प्रक्रिया। चलिए अगला देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है, क्यों। इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, यानी अपने अंदर खींच लेता है। वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है, इसी कारण से जो है अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। हो गया। चलिए अगला देखते हैं कि गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है। तो गलनांक और क्वथनांक में क्या अंतर है, तो गलनांक और क्वथनांक का अंतर देता है। तो सबसे पहले समझिए कि गलनांक किसे कहते हैं। जिस ताप पर कोई वस्तु या पदार्थ जो है पिघलना स्टार्ट कर दे, पिघलना स्टार्ट कर दे, तो उसे हम कहते हैं गलनांक। और क्वथनांक जिस ताप पर कोई वस्तु या पदार्थ खौलना आरंभ कर दे, उबलने लगे, तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो गलनांक जैसे आइसक्रीम है, उसको रख दीजिएगा बाहर निकाल करके ठंडे से हवा में, तो वह धीरे धीरे क्या होता है, गलने लगता है, तो उसको कहेंगे गलनांक। और क्वथनांक जैसे पानी को खौलाते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जाएगा तो पानी जो है खौलने लगता है, तो उसे हम कहेंगे क्वथनांक। तो वहीं कहता है कि इसमें क्या अंतर है, तो गलनांक और क्वथनांक लिख देंगे कि गलनांक और क्वथनांक में नीचे निम्नवत अंतर है। क्या अंतर है, तो नंबर 1 देंगे गलनांक में कि यह जो है तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, यानी किसी तापमान पर कोई ठोस पदार्थ जो है पिघलने लगता है। लेकिन इसमें पहला के अंतर में क्या लिखेंगे कि यह तापमान जिस पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है, खौलने लगता है। तो
यह खौलता है, उबलता है और यह पिघलता है। दूसरा कारण क्या है कि ठोसों का गलनांक होता है जबकि द्रवों का क्वथनांक होता है। यानी ठोस जो है गलने लगता है लेकिन द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, खौलने लगता है, द्रव पदार्थ। ठीक है, चलिए, जैसे कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दूध का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस होता है, मोमबत्ती का गलनांक जो है 63 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से जो है आपने देखा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 ऊर्ध्वपात पतित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। 3 ऊर्ध्वपतित होने वाले तो कौन कौन सा है? तो नेप्थलीन जिसको कहते हैं नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, और तीसरा किधर गया जी? तीसरा उधर छूटा है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया ना। अब देखते हैं आगे। दुइये को नहीं यहीं पर है, देखिए हमको दिखाई नहीं दे रहा, इतना छोटा है ना, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। कपूर, तीसरा जो है यहाँ पर कपूर है। तो 3 ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ क्या है? कपूर, नौसादर और अमोनियम क्लोराइड। तो तीनों हो गया। तो इस तरह से आपने देख लिया। तो ये आपका था 9th क्लास का पहला चैप्टर का प्रश्नावली। अब दूसरा चैप्टर मिलेगा आपको शुद्ध पदार्थ, आपके आसपास के शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो दूसरा चैप्टर भी हम आपको इसी में दे रहे हैं। तो देखिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। दूसरा पार्ट से क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा पार्ट से क्वेश्चन आपको सारांश पहले देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का। क्या कहता है कि समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन आ जाएगा कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर लिखेंगे कि समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं। यानी उसमें दूसरा कण मौजूद नहीं रहता है। जैसे शुद्ध जल होता है D2O, शुद्ध जल होता है ना, जिसमें विद्युत का सुचालक नहीं होता है, तो वह क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। यानी उसमें एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं, उसको कहेंगे शुद्ध पदार्थ। चलिए, फिर आएगा कि मिश्रण क्या है? मिक्सचर। जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू नमक का मिश्रण, बालू नमक का मिश्रण, यह क्या होता है? मिश्रण। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। लेकिन यह मिश्रण क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में नहीं रहते हैं, इसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है मिले रहते हैं। अब देखिए अगला क्या होता है कि समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी के उदाहरण, यानी समुद्र के जल में कौन कौन सा खाद्य पदार्थ मिला हुआ है वह क्या है? मिश्रण है। तो खनिज भी है, तो खनिज जब ज़मीन के अंदर से खुदाई करते हैं तो लोहा निकलता है, सोना निकलता है, तांबा निकलता है, तो उसमें मिट्टी लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, एल्युमिनियम लगा हुआ है, बहुत तरह उसमें जो है मिला हुआ है। तो इस तरह से उसको कहेंगे खनिज पदार्थ। खनिज को जो है मिश्रण पदार्थ कहेंगे। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी। अब देखिए तत्व, एलिमेंट। तत्व के बारे में, तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये सारे जो है तत्व है जिसे हम 2 या 2 से अधिक भागों में किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा से विभक्त नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। चलिए, तत्व के बाद देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या कहता है? यौगिक कहता है कि कंपाउंड, यह एक निश्चित पदार्थ होता है, निश्चित अनुपात में मिलता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं ना। यानी आप सीधा उत्तर लिखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस बने हुए निश्चित नए पदार्थ
पदार्थ को जो है हम कहेंगे यौगिक, यानी इसमें निश्चित अनुपात रहेगा। जल, नमक, चीनी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि यौगिक हैं जो एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं, निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। जैसे जल है तो जल को क्या कहते हैं कि H2O, तो हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन के 1 भाग, ये एक निश्चित अनुपात है। किसका अनुपात है? तो 2:1 का, ठीक है। तो यह हो गया आपका यौगिक। अब देखते हैं समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यानी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या है? तो यह मिश्रण, समांगी मिश्रण का पहले देखते हैं कि वह मिश्रण जिनकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक जल का घोल, यानी कहता है कि समांगी मिश्रण क्या कहलाता है कि वो मिश्रण की वैसी बनावट जिसमें जो है इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का घोल, जैसे नमक और जल को आपस में घोल देंगे तो उसके कण को पहचान पाइएगा? उसको कण को नहीं देख पाइएगा। वह क्या होता है? पानी जो है अपने अंदर नमक को क्या करता है? विलय कर लेता है, यानी आपस में मिला लेता है। तो जब कोई मिश्रण आपस में मिल जाए और वह अपना गुण खो दे तो वैसे विलय पदार्थ को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन यहीं पर देखिए, लोहा का कण ले लीजिए या बालू ले लीजिए, तो मिला देंगे तो दोनों दिखाई देगा कि नहीं देगा? लोहो दिखाई देगा और बालुइयो दिखाई देगा ना। तो इसलिए उसको समांगी मिश्रण नहीं कहेंगे। समांगी मिश्रण वैसा होता है कि वह आपस में मिल जाए तो उसका अपना गुण खो देता है। जैसे रहर का दाल लीजिए, आप पानी लीजिए, तो सूखा रहर का दाल है, पका हुआ नहीं है, कच्चा है, तो उसको पानी में डालिएगा तो पहचान में आ जाएगा। लेकिन उसी दाल को, रहर के दाल को और पानी को कुकर पर रख करके मरवाइए हचाक सीटी जब मरवाइएगा तो वह क्या होगा? दाल जो है पिघल जाएगा, समांगी मिश्रण में आ जाएगा, तो वह मिलकर क्या हो जाएगा? पानी में घुल जाएगा। तो उसमें दाल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो कच्चा दाल विषमांगी मिश्रण है, पक्की हुई दाल समांगी मिश्रण है। ये समझ लेना इतना सारा। चलिए अब देखते हैं अगला विषमांगी मिश्रण क्या है कि वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण, लोहा का टुकड़ा ले लीजिए, बुरादा, अब बालू को आपस में मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो मिलाएंगे तो कभी भी देखिएगा तो बालू दिखाई देगा और लोहे का बुरादा दिखाई ही देगा। उस पर चुंबक ले जाइएगा तो क्या होगा? रहर का दाल बोल रहे हैं, लोहे का कण जो है चुंबक में सट जाएगा, बालू वही तो टुकु तकता रहेगा। तो वह क्या हो गया? लोहा का बुरादा और बालू का मिश्रण, यह क्या है? विषमांगी मिश्रण है। अब देखिए अगला चलते हैं। अगला क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो जो घुले हुए पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि विलयन पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्था में विलयन की प्रक्रिया होती है। यानी ठोस में जैसे मिश्र धातु बना सकते हैं, द्रव में नींबू के पानी बना सकते हैं, गैस में वायु में बहुत सारा है, हाइड्रोजनो है, नाइट्रोजनो है, हीलियमो है, आर्गोनो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजनो है। तो वायु जो है क्या है? एक भी विलयन है, ठीक है। अब कहता है कि विलयन के कण समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात इनके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होते हैं। नींबू चीनी पानी, यानी नींबू ले लीजिए, चीनी लीजिए, पानी लीजिए और उसको आपस में मिला दीजिए तो उसके कण जो है अलग अलग पहचान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका स्वाद एक ही होता है। मीठा खट्टा लगेगा तो मीठा पकड़ में आएगा, खट्टा रहेगा तो खट्टा पकड़ में नींबू का आएगा, और पानी का स्वाद उसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि पानी स्वादहीन होता भी है। तो ये हो जाता है विलयन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ क्या है? ये दूसरे पाठ का है, 9th का दूसरा पाठ है विज्ञान। तो शुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है?
तो शुद्ध पदार्थ कहता है कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या कहता है कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। देखिए आ गया, पूछ दिया तो अंतर पूछेगा तो अंतर लिखते जाना है। देखिए समांगी मिश्रण, इसके संघटकों की बनावट जो है समान होती है, जबकि इसके संघटकों की बनावट जो है भौतिक दृष्टि से क्या होती है? भिन्न होती है विषमांगी मिश्रण में, यानी अलग होती है। अब दूसरा अंतर क्या कहता है कि इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती है, इसके विभिन्न अवयवों के बीच जो है पृथक सीमाएं होती है। उदाहरण के लिए शक्कर चीनी का विलयन, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, या सोडियम क्लोराइड को मिला दीजिए या लोहा के छीलन को, टुकड़े को मिला दीजिए, तो दोनों क्या होगा? पहचान में आ जाएगा कि सोडियम है, ये थी है। तो सोडियम क्लोराइड को मिलाइए और लोहे की छीलन को मिलाइए तो क्या करेगा? वो सीधा पहचान में आ जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड और लोहा, ये हो गया आपका जो है समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में अंतर। अब चलते हैं अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि विलयन, देखिए क्या कहता है कि विलयन, निलंबन और क्लोराइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, यह किस प्रकार के भिन्न हैं। तो इसका उत्तर देखिए, पहले विलयन के बारे में आपको भिन्नता बता रहे हैं। विलयन क्या कहता है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, यानी समांगी मिश्रण होता है, एक निश्चित अनुपात में मिल जाता है और मिलने के बाद वह अपना जो है गुण खो देता है, वो दिखाई नहीं देगा। जैसे दाल आप पानी मिला करके बना दीजिए तो दाल दिखाएगा कि उसमें अरहर का दाल था कि चना का दाल था, वह मिल जाता है। अब क्या कहता है कि इसके कणों में समांगिकता होती है, समांगिकता होती है किसमें? इसके कण में, विलयन के। तीसरा गुण क्या कहता है? इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँख से नहीं देख सकते हैं, यानी समय विलयन का जो है कण जो है इतने छोटे छोटे होते हैं कि उसे हम आँख से नहीं देख सकते हैं। चौथा गुण क्या कहता है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, विलयन में जो है प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। पांचवा गुण क्या कहता है कि छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। छठा गुण क्या कहता है कि यह जो है अस्थायी होता है, यानी विलयन जो है क्या होता है? अस्थायी होता है। चलिए विलयन के बाद चलते हैं निलंबन। निलंबन क्या कहता है कि निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह क्या है? विषमांगी मिश्रण है, यानी यह जो है भिन्न भिन्न गुण इसमें जो है मिले रहते हैं, जिसमें गुण की पहचान आप कर सकते हैं। यानी कहता है कि दूसरा इसका गुण क्या कहता है कि इसके कणों को समांगिकता नहीं होती है, कोई समान भाग निश्चित भाग नहीं होता है। तीसरा क्या कहता है? इसके कण बड़े होते हैं और ये आँखों से देखा जा सकता है। जैसे बालू या लोहे के बुरादा को मिला दीजिए तो विषमांगी मिश्रण हुआ ना, तो वह निलंबन का रूप हुआ, तो उसको आँख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन अरहर का दाल को चाहे चीनी पानी को मिला दीजिए या नमक या पानी को मिला दीजिए तो उसमें नमक देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा, क्योंकि उसका विलयन का इतना कण जो है छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं कि उसे आँख से नहीं देख सकते हैं। लेकिन निलंबन विषमांगी मिश्रण के कण को जो है देख सकते हैं, इसका कण जो है बड़े होते हैं। चौथा गुण क्या कहता है कि इनके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, यानी इसके प्रकाश के किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं। उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वह प्रकाश को क्या करेगा? फैला देगा, क्योंकि उसमें परावर्तन हो जाएगा, तो वह प्रकाश के किरण को जो है फैला देता है। चलिए अब कहता है कि इसका पांचवा गुण क्या है? पांचवा गुण, इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है, इसको छान कर अलग किया जा सकता है। ये अस्थायी होते हैं। कौन सा? निलंबन। ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं विषमांगी मिश्रण। चलिए अब देखते हैं क्लोराइड। क्लोराइड का गुण क्या कहता है? क्लोराइड का गुण कहता है कि यह भी एक विषमांगी ही मिश्रण है। क्लोराइड भी क्या है? समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों में भी समांगिकता नहीं होती है। तीसरा गुण क्या कहता है कि इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आँखों से देखा नहीं जा सकता है, यानी इसे भी आँखों से नहीं देखा जा सकता है क्लोराइड के। चौथा गुण क्या कहता है कि ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं।
चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण क्या कहता है कि छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है, इसके पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और छठा गुण क्या कहता है कि ये भी अस्थायी होता है, यानी निलंबन कोलाइड जो है अस्थायी होते हैं, जबकि विलयन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो चलिए यहीं से जो है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। तो मिलेंगे अब इसका अगला भाग, यानी अगले पार्ट से लेकर संबंधित। तो आप बेहिचक इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारा चीज़ मिलेगा, विज्ञान, मैथ, हिस्ट्री यानी सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, सारा आपको जो है विषय हम टेकअप कराएंगे। अब जो है आपको अंत में होली की शुभकामना देते हुए आप होली में धूमधाम से होली मनाएं और रंग अबीर से थोड़ा बचकर रहें और दूसरों को भी बचाने का कृपा करें, क्योंकि किसी के आँख में, मुख में रंग न लगाएं। इससे जो है आपकी त्वचा खराब हो सकती है, आपको विभिन्न प्रकार की बीमारी भी हो सकती है, इसलिए आप सावधान रहें। चलिए मस्त रहें। चलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।